नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजिक्स में। हमने अब तक 3 पार्ट में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को डिस्कस कर लिया है। इस दौरान हमने बॉडी के फ्लूइड्स, ब्लड के कंपोनेंट्स, लिम्फ, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और कहीं ना कहीं हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया है। मैं 4th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हमारे लेक्चर को देखिए, इससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। या आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। हमारा लेक्चर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं चौथे पार्ट को, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए, ईसीजी एक मशीन होती है जिसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको एक ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये एक्टिविटी एक कार्डियक साइकिल की होती है। तो एक कार्डियक साइकिल में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे, रिलैक्सेशन होंगे या कुछ एबनॉर्मलिटी होगी, उन सारे चीज़ों को एक ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। उसे ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ electrical activity of heart during a cardiac cycle। देखिए, इस ईसीजी मशीन को शरीर में फिट करने के कुछ तरीके होते हैं। इनमें कुछ लीड्स होते हैं। अब वो लीड्स दो तरीके के होते हैं। जो पहली लीड होती है वो होती है लिम्ब लीड्स, और जो दूसरी लीड्स होती है वो चेस्ट लीड्स होती है। लिम्ब लीड से क्या मतलब है? लिम्ब लीड्स लिम्ब में लगाए जाते हैं, यानी कि हाथ में और पैर में। मान लीजिए ये शरीर है, दोनों हाथ, दोनों पैर। तो लिम्ब लीड को लगाने का तरीका क्या होता है? एक लेफ्ट रिस्ट में लगाया जाता है, एक राइट रिस्ट में लगाया जाता है और एक लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है। तो ये 3 लिम्ब लीड होते हैं, दोनों रिस्ट में और एक एंकल में। और जो दूसरी लीड होती है वो चेस्ट लीड होती है। चेस्ट लीड्स को चेस्ट में लगाया जाता है। सपोज ये चेस्ट है, तो पहली लीड, दूसरी लीड, तीसरी लीड, चौथी लीड, पांचवी लीड, छठी लीड। तो इस तरीके से चेस्ट के 6 लीड्स लगाए जाते हैं। इसके बारे में आप फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में बड़े डिटेल से स्टडी करोगे। काफी अब तक के लिए बस ये जानना काफ़ी है कि ईसीजी के लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड्स होते हैं और उनका पोजीशन कुछ इस तरीके से होता है। तो हमने ग्राफ के बारे में बात किया था। तो ग्राफ कैसी होती है? ग्राफ कुछ इस तरीके की होती है। इसे पी नाम दिया जाता है, क्यू, आर, एस, और इसे टी नाम दिया जाता है।
जो पी है एट्रियल सिस्टोल को दर्शाने का काम करता है। और जो क्यू आर एस है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है, या कहें इसी दौरान जो है एट्रिया रिलैक्स होती है, एट्रियल डायस्टोल इसी दौरान होती है। और जो टी है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को बताता है, या कहें एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और वहीं डायस्टोल की बात करें तो रिपोलराइजेशन। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब हम डिस्कस करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टरी और वेन के बारे में कि उनका निर्माण होता कैसे है। तो पहले देखते हैं, तो आर्टरी की ल्यूमेन जो है या वेन की ल्यूमेन कहें, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होती है? एक सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू होती है जिसमें फ्लैट सेल्स होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगी, एक सिंगल लेयर में होते हैं, और इनके साथ इनसे जुड़ी बेसमेंट होगी। इसे हम ट्यूनिका इंटीमा के नाम से जानते हैं, अंदर की इसीलिए इंटीमा। और जो मिडिल लेयर है वो बनी होती है स्मूथ मसल से। ध्यान दीजिए, जो आर्टरी और वेन्स हैं उनमें स्मूथ मसल जो मिडिल लेयर है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। और साथ ही साथ इस मिडिल लेयर में आपको इलास्टिक फाइबर्स भी मिलेंगे। इसे हम मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, जिसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर मिलते हैं। जो इंटीमा है, इंटीमा में स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और जो बाहरी लेयर है ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स। अब ये बाहरी लेयर कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्शन के लिए सख्त होना पड़ेगा, इसलिए ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। अब सेम हम वेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये वेन्स का बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी सेम आपको ट्यूनिका इंटीमा में स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगी। आपने अब तक गौर कर लिया होगा कि जो वेन का ल्यूमेन होता है वो कहीं ना कहीं आर्टरी के ल्यूमेन से बड़ा है। ल्यूमेन में आप ध्यान दीजिए, वेन का ल्यूमेन बड़ा है एज कंपेयर टू आर्टरी के। तो वही सेम चीज
जो मिडिल लेयर है जिसमें स्मूथ मसल होते हैं, आर्टरी में भी और वेन में भी। डिफरेंस इनमें यही होता है कि जो वेन की मस्कुलर लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ये थोड़ी पतली होती है। ट्यूनिका मीडिया, इनमें भी स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे। बस कंपेयर करें तो ट्यूनिका मीडिया वेन्स की पतली होती है। और इनमें भी सेम, अगर ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात की जाए तो ये भी ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ आर्टरी की तरह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और कोलेजन फाइबर्स, इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन के बीच में कि ल्यूमेन जो है वेन्स की बड़ी होती है, बाकी जो इंटरना है ट्यूनिका इंटीमा वो दोनों की स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ल्यूमेन की है और साथ ही साथ स्मूथ मसल लेयर जो कि मिडिल लेयर होती है उनकी होती है। जिनमें स्मूथ मसल की लेयर कम होती है वेन होती है, और जिनमें ज़्यादा होती है वो कहीं ना कहीं आर्टरी होती है। वेन्स में भी आर्टरी की तरह ही इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं मिडिल लेयर में। अब हमने बात की थी शुरुआत में कि डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हम कहते हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। और ये सिस्टम हम ह्यूमंस में भी पाई जाती है और जितने भी फोर्थ चैम्बर हार्ट हैं उन सभी में पाई जाती है। इनमें होता क्या है कि फोर्थ चैम्बर की हार्ट होती है, हमने फोर्थ चैम्बर बना लिया इस तरीके से। तो जो वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्लड जाती है, मान लीजिए ये हमने बनाया पल्मोनरी आर्टरी, ये जाएगी लंग्स में क्योंकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो देखने को मिलता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाती है और यहाँ से ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में इंटर करती है। तो यहाँ जो ब्लड थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी वाया पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान दीजिए पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। वहीं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट साइड की एट्रिया में इंटर करती है। ये पल्मोनरी वेन है और ये भी एक्सेप्शन है वेन्स की जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्लो है ब्लड का, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और वेन में हो रही है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वेंट्रिकल फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू लेवल तक पहुंचाती है। मान लीजिए ये टिश्यूज है,
ये जो ब्लड है फुली ऑक्सीजनेटेड है, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टिश्यूज के लेवल से, उन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर के पार्ट से सुपीरियर वेना कावा और नीचे के पार्ट से इंफीरियर वेना कावा, इनके थ्रू पहुंचाया जाता है। ये रही सुपीरियर वेना कावा और ये रही इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड, नेक और जो दोनों हैंड्स हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। वही इंफीरियर वेना कावा जो बॉडी के निचले पार्ट है, उनसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और राइट एट्रियम में इनकी एंट्री होती है। तो इस प्रकार से लेफ्ट एट्रियम से टिश्यूज लेवल तक और वहां से फिर राइट एट्रियम में एक सर्कुलेशन बनता है। इसे ही हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हुई ना डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसे ही हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ स्पेशल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आती है पोर्टल हेपेटिक सर्कुलेशन और साथ ही कोरोनरी सर्कुलेशन। देखिए, ये पोर्टल सर्कुलेशन आखिर होती क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें पहुंचाई जाती है। अब इस केस में होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपके गट में होती है, आपके इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि उनके अराउंड कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरीज के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट जो है लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाती। हमने कहा पोर्टल हेपेटिक सर्कुलेशन, पोर्टल हेपेटिक सर्कुलेशन। तो कहीं ना कहीं इसमें हेपेटिक का नाम आया है, लिवर का नाम आया है। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करती है, हेपेटिक वेन्स के थ्रू, ये हुई हेपेटिक पोर्टल वेन्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू क्या करती है, बाईपास करती है, और बाईपास करते हुए ये पहुंचती है लीवर पे, जहाँ पे लीवर के थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेसिंग होना रहता है। अब इसके बाद हेपेटिक वेन्स के थ्रू, हेपेटिक वेन्स के थ्रू अब ये एंट्री मारेंगे हार्ट पे। हार्ट के कौन से पार्ट में, हार्ट के राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से जो न्यूट्रिएंट्स युक्त टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एंट्री मारती है लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड होंगे, ऑक्सीजनेट होने के बाद ये जाएंगे लेफ्ट एट्रियम में। अब इस लेफ्ट एट्रियम में पहुंचे ब्लड में ऑक्सीजन भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है। अब ये वेंट्रिकल के थ्रू पूरे बॉडी में, पूरे टिश्यूज में पहुंचाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ब्लड आई है, इसमें ऑक्सीजन भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है। तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पोर्टल हेपेटिक सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इंटेस्टाइन से राइट एट्रियम में एंट्री नहीं करते,
ये जो है प्रोसेसिंग के प्रोसेस से जाती है जो कि लिवर में होती है, इसलिए पोर्टल हेपाटिक सर्कुलेशन इसे कहा जाता है। इसी तरीके से हमने बात किया था कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। अब ये कोरोनरी सर्कुलेशन होता क्या है? कोरोनरी सर्कुलेशन जिस तरीके से हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो उन लिविंग थिंग्स में कहीं ना कहीं हार्ट भी आता है। तो हार्ट को जो सप्लाई करते हैं, देखिए हार्ट जो है सब जगह पंपिंग करता है, सब जगह सप्लाई को बनाता है। तो इस दौरान हार्ट को भी जो है सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, और वो सर्कुलेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कोरोनरी आर्टरीज करते हैं, जो कि आर्च ऑफ एरोटा, इस तरीके से जो आर्च ऑफ एरोटा बनती है उसके ब्रांचेस होते हैं, उसके पहले ब्रांचेस जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को भी सप्लाई करने का काम करते हैं, हार्ट की मसल को सप्लाई करने का काम करते हैं। सेम थिंग अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए भी इनमें वीनस सप्लाई होती है, जो कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालने का काम करते हैं। उसमें से जो पहली होती है एंटीरियर कोरोनरी वेन होती है, जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट को वहां से वेस्ट मटेरियल को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करने का काम करती है। और जो दूसरी होती है वो साइनसेस होते हैं। साइनस होते क्या है? साइनस एक प्रकार के लार्ज वेन्स होते हैं जो कि मैक्सिमम 75% जो ब्लड है उसको ड्रेन करने का काम करते हैं। जो कि तीसरी होती है वो होती है थिबेसियन वेन, और इनका भी काम सेम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट उसको ड्रेन करने का काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इन हार्ट का रेगुलेशन होता कैसा है। हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है? हमने पढ़ा है कि हार्ट एक क्या है? ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम है। इनमें नोडल टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके थ्रू जो है इनका रेगुलेशन नोडल टिश्यूज के द्वारा किया जाता है। ऑटो रेगुलेशन बाय नोडल टिश्यूज। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो है हार्ट के थ्रू जो है हार्ट का रेगुलेशन किया जाएगा। इनमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन का, जिसे हम न्यूरल रेगुलेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये मॉडरेट करने का काम करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। और हम जानते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होती है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होती है पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक सिस्टम आप ऐसे समझ लीजिए कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इमरजेंसी के टाइम में काम आता है। मान लीजिए आपने भूत को देख लिया, तो उस दौरान क्या होगी कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। मान लीजिए वो अंधेरे का समय है, तो उस दौरान सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण जो आंखों की पुतलियां हैं वो बड़ी हो जाती है, ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ा देता है, उसके कंडक्शन को बढ़ा देता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगी? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ इस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप जो है वहां से फट से भाग सके। तो इस दौरान जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है ताकि आप जो है एनर्जी के साथ भाग सकें और
डायलेशन देखने को मिलती है। ब्रोंको डायलेशन यानी कि जो ब्रोंकस है वो फैल जाती है ताकि आप अच्छे से सांस ले सके और वहां से तुरंत निकल सके। और साथ ही साथ माइड्रियासिस, ये क्या होता है? माइड्रियासिस एक टर्म है जो कि आंखों की पुतलियों को बताता है। आंखों की पुतलियां जो है आपकी बड़ी हो जाती है ताकि आप जो है अंधेरे में भी जो है क्लियर देख सके और तुरंत वहां से निकल सके। एक एक सिस्टम होता है सिंपैथेटिक सिस्टम का जो कि इमरजेंसी में काम आती है, जिससे आप उस इमरजेंसी को हैंडल कर सको। तो उसी तरीके से जब कभी भी जो है कार्डियक आउटपुट में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, हार्ट रेट में बदलाव आता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, अगर हम हार्ट के रिलेशन में बात करें तो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को, उसके कंडक्शन को, उसके हार्ट रेट को, सबको बढ़ा देती है। इसी के ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब कभी भी हार्ट रेट या कार्डियक आउटपुट या कंडक्शन बढ़ गया है तो उससे जो है घटाने का काम करती है। तो ये काम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो कि मीडिएटेड होती है मेडुला ब्लैंकेटा के थ्रू। इसे ही जो है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट कहा जाता है। हार्ट में हार्मोनल रेगुलेशन भी पाया जाता है। अभी हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है? देखिए, जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स होते हैं, देखिए एड्रिनल ग्लैंड में एक मेडुला होती है, कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स के थ्रू अदर हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं जिन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। और एड्रिनल मेडुला के थ्रू कुछ अलग हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स की बात करें तो ये नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ये होते हैं। ये दोनों हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के काम करते हैं। हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसके कंडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन हुई। तो ये रहा डिस्कशन अबाउट ईसीजी, डबल सर्कुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।